Hello dear students, so welcome to our channel Academy Villa. I am Astos and let's begin today's class. So आज की जो वीडियो है उसमें हम क्लास 11 की जो इंग्लिश की बुक है उसके चैप्टर 9 जिसका नाम है नेशनल यूनिटी नेशन एंड नेशनलिज्म, इस चैप्टर को हम डिस्कस करेंगे और इसके जो भी दिक्कतें आ रही होंगी आपको रिलेटेड इसके चैप्टर के वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हम मतलब जानेंगे कि किस तरीके से इसके जो राइटर हैं जयप्रकाश नारायण, इनकी क्या मेंटलिटी थी नेशन को लेकर, राष्ट्र को लेकर क्या मेंटलिटी थी, राष्ट्रीय एकता के बारे में उनका क्या ख्याल था और जो नेशनलिज्म जिसको हम राष्ट्रवाद बोलते हैं उसको लेकर इनके क्या क्या मायने थे वो हम इस चैप्टर में जानेंगे। और एक तरीके से जब मैंने ये चैप्टर को पढ़ा तो मुझे पता भी चला कि हाँ उनका भी मानना बिल्कुल सही है कि जो अलग अलग जो ग्रुप बने हुए थे पहले के ज़माने में, इन द सेंस हमारी आज़ादी के टाइम पे जो संघर्ष चल रहा था उसको उन्होंने अच्छे से थॉरोली जांच किया था, पता किया था, एनालिसिस की थी और उन्होंने सही निष्कर्ष निकाला था जो हम इस चैप्टर में जानेंगे। तो वो क्या क्या चीज़ें हैं उस चैप्टर को उस चीज़ों को जानने के लिए हम इस चैप्टर को आगे गो थ्रू करते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा जान लेते हैं जयप्रकाश नारायण के बारे में। तो जयप्रकाश नारायण जिनका जन्म 1902 में हुआ था और ये 1979 यानी 79 में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो ही वॉज पॉपुलरली कॉल्ड लोकनायक, वॉज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट लीडर्स एंड थिंकर्स इन मॉडर्न इंडिया। तो एक तरीके से ये बहुत फेमस थे, जो नाम था इनको दिया गया वो था लोकनायक और बहुत ही प्रोमिनेंट लीडर थे, थिंकर थे हमारे मॉडर्न इंडिया के। ही प्लेड अ मेजर रोल इन द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। ऑब्वियसली उन्होंने भी आज़ादी की लड़ाई में बहुत अहम भूमिका निभाई थी। हिज स्ट्रगल कंटिन्यूड इवन आफ्टर द कंट्री अचीव्ड इंडिपेंडेंस। अब बात यहीं तक नहीं सिमट जाती है कि आज़ादी मिल गई और इनका संघर्ष खत्म, नहीं, आज़ादी खत्म होने के बाद भी इनका स्ट्रगल कंटिन्यू रहा हमारे देश के प्रति। ही प्लेड a major role in the socialist and Sarvodaya movements and finally in the movement against suppression of civil liberties and civil liberties popularly known as the JP movement। तो कह रहा है कि उन्होंने बहुत ही अहम भूमिका निभाई सोशलिस्ट एंड सर्वोदय मूवमेंट्स में और फाइनली जो मूवमेंट किया गया था ताकि सिविल लिबर्टीज़ यानी कि जो नागरिकों की जो आज़ादी है, लिबर्टीज मतलब आज़ादी होती है, उसको सप्रेस कर दिया जाए, जिसका पॉपुलरली नाम दिया गया जेपी मूवमेंट। इसके अगेंस्ट उन्होंने मतलब सिविल लिबर्टीज़ के सप्रेशन के अगेंस्ट उन्होंने एक मूवमेंट छेड़ा था। तो उसके लिए उन्होंने जो लड़ाई लड़ी थी उसका नाम दिया गया जेपी मूवमेंट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, बताया जा रहा है जिससे ये पता चल रहा है कि जो जेपी नारायण थे वो बहुत ही स्ट्रगलिस्ट थे हमारे देश के प्रति सुधार करने में, है ना। तो आगे देखते हैं और क्या है कि इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम जयप्रकाश नारायण सेलेक्टेड वर्क वॉल्यूम 2 जेपी, यानी कि ये जो नाम है ना, ध्यान दीजिएगा, ये उनकी बुक का नाम है जिसमें से ये एक्सट्रैक्ट किया गया है ना, उससे निकाला गया है जो हम पढ़ने वाले हैं आज। और ये क्या बताया कि दिखाया कि जेपी एक्सप्लोर्स द चेंजिंग कॉनोटेशंस ऑफ नेशन एंड नेशनलिटी एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम। ठीक है, तो कॉनोटेशन का मतलब होता है एक तरीके से अर्थ, उसका मतलब क्या है, एन आइडिया टू एक्सप्रेस बाय वर्ड इन एडिशन टू इट्स मेन मीनिंग, सो दैट इज़ नोन एज आपका कॉनोटेशन। ठीक है, तो कह रहा है कि इस एक्सट्रैक्ट में जो हम पढ़ने वाले हैं उन्होंने जो नेशन यानी कि राष्ट्र का अर्थ है, नेशनलिटी राष्ट्रवाद का जो अर्थ है, अलग अलग समय पे अलग अलग टाइम ड्यूरेशन में कैसे कैसे लोग उसको कंसीडर करते थे, मानते थे, उसको इन्होंने दर्शाया। यानी कि मान लीजिए कि एक टाइम आया जिस समय लोगों का मायना कुछ अलग था और वो राष्ट्रवाद को अलग डेफिनेशन देते थे। फिर कुछ समय बाद और समूहों का गठन हुआ और उन लोगों ने राष्ट्रवाद को अलग नज़रिए से देखा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे वो खोलने वाले हैं, राज उसके खोलने वाले हैं, बताने वाले हैं हमें। ठीक है, द मीनिंग ऑफ नेशन एंड नेशनलिटी डिपेंड्स हैविली ऑन द सर्कमस्टांसेस ऑफ द स्टेट एंड द स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी। देखिए यहाँ पे वो बता भी रहे हैं कि भाई देखो, नेशन एंड नेशनलिटी ये हर बार एक ही समान नहीं रहे हैं, लोगों के जो मायने हैं वो एक समान नहीं रहे हैं, कि लोगों के लिए राष्ट्रवाद कुछ अलग रहा है हर टाइम पे, अलग अलग टाइम पे।
तो वो डिपेंड किस पे करता था, हैविली ऑन द सर्कमस्टांसेस ऑफ द स्टेट, यानी कि राज्य की, देश की जो सर्कमस्टांसेस थे, परिस्थितियाँ थी, है ना, वो कैसी रही होगी, सोसाइटी का स्ट्रक्चर कैसा बना रहा होगा, किस किस लोगों का गुट बना होगा, किसकी क्या नीड थी, उसी के बिहाफ पे इन्होंने ये डिपेंड करता है कि नेशनलिटी की मीनिंग क्या है, नेशन का मीनिंग क्या है. However, in ultimate analysis, it means that the lower classes, the masses, है ना. अभी थोड़ा पहले ये समझाओ तो ये क्या कह रहा है कि however in ultimate analysis मतलब ओवरऑल जब उन्होंने पूरा एनालिसिस किया, और हम जब इनकी पूरी बातों को गहन तरीके से देखेंगे तो हम क्या पता चलेगा कि जो लोअर क्लासेस है ना, द मासेज मतलब जो लोअर क्लास है ऑब्वियसली वो बहुत ज़्यादा मात्रा में है ना, द मासेज, है ना, तो बहुत जो हैविली पैमाने पे हैं, तो शुड फाइट इम्पेरियलिज्म नॉट टू सिक्योर देयर ओन फ्रीडम. ये कह रहे हैं कि जो एनालिसिस की है उन लोगों उन्होंने उसके बिहाफ पे ये कहना चाह रहे हैं कि जो आपकी लोअर कैटेगरी के लोग हैं, है ना, जो लोअर क्लास के लोग हैं, उनको फाइट करना चाहिए, है ना, उन्हें अपने शोषण और ये कह लीजिए कि इम्पेरियलिज्म, साम्राज्यवाद को सिक्योर करने के लिए, टू सिक्योर देयर ओन फ्रीडम फ्रॉम एक्सप्लॉइटेशन, अपनी कह सकते हैं ना, अपनी आज़ादी को बचाने, बर्बाद होने से बचाने के लिए उन्हें लड़ना चाहिए. बट टू इंथ्रोन द बोर्जोस, बोर्जवाजी का मतलब होता है कैपिटलिस्ट लोग को बोर्जवाजी बोलते हैं, और पूंजीपति कह लीजिए, और इंथ्रोन का मतलब होता है राजगद्दी, है ना. इंथ्रोन द bourgeoisie and the landed magnates who themselves do not participate in that fight in the place of the imperial power. देखिए ये कहना क्या चाहते हैं कि यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने शोषण से छुटकारा पाने के लिए नहीं बल्कि मध्यम वर्ग व जमींदारों से शक्ति प्राप्त करने के लिए संघर्ष करें. वो मतलब संघर्ष करते रहें कि आगे ये लोग जो बड़े पैमाने पे लोग बैठे हुए हैं, जैसे कि कैपिटलिस्ट लोग, पूंजीपति लोग, इनसे वो संघर्ष करते रहें, है ना. दिस यूनिटी कैन बी मेंटेन ओनली एट द कॉस्ट ऑफ मास कॉन्सियसनेस. तो ये कहा जा रहा है, ये जो यूनिटी है ना हमारे देश में, जो अगर एकता अगर आती है, राष्ट्रीय एकता, इस राष्ट्रीय एकता को कायम रखने के लिए, है ना, कोई जन चेतना होनी चाहिए. कॉन्सियसनेस मतलब होता है ना कि जागरूकता, अवेयरनेस, तो एक मास कॉन्सियसनेस होना चाहिए जिस वजह से हम ये राष्ट्रीय एकता अपने देश में लागू कर सकते हैं. तो ये कुछ उनके विचार थे. आइए और अच्छे से इस चैप्टर को पढ़ते हैं और जानते हैं उनके मायने. ठीक है, तो यहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है. पहला पैराग्राफ है कि व्हाट इज़ नेशनल यूनिटी, व्हाट इज़ नेशन एंड व्हाट इज़ नेशनलिज्म. यानी कि नेशनल यूनिटी राष्ट्रीय एकता, नेशन राष्ट्र, और नेशनलिज्म राष्ट्रवाद. ठीक है. लेट अस कंपेयर टू नोटेबल इवेंट्स ऑफ आवर नेशनल हिस्ट्री 1857 एंड 1885. मैंने पहले ही बोला था, ये इन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं जिसके भी यहाँ पे ये कहते हैं कि नहीं भाई, हर बार राष्ट्रवाद, राष्ट्रीय एकता, इन सब के मतलब सेम नहीं रहे हैं. वो इन्हीं एग्जाम्पल से वो समझाना चाहते हैं. तो सबसे पहले वो क्या कर रहे हैं कि टू कंपेरेबल नोटेबल इवेंट्स के बारे में डिस्कस करने चाहते हैं, जो कि है एक पहला 1857 का और 1885 का. दो इवेंट्स हुए थे हमारे देश में, उसके बारे में वो डिस्कस करते हैं. लिखा है कि देयर वर ओनली 28 ईयर्स दैट सेपरेटेड दोज टू इवेंट्स. ऑब्वियसली इस दोनों का डिफरेंस आप जब देखोगे तो आपको पता चलेगा कि 28 साल का फ़र्क है, और वही यहाँ पे भी ये भी बता रहे हैं. येट दे रॉट एन इनक्रेडिबल चेंज इन नेशनल आउटलुक. 1857 witnessed an open and armed struggle for sovereign power. 1885 an act of humble petitioning. तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स है वो मैं बता दूँ, जैसे कि रॉट. रॉट का मतलब होता है बनाया गया, गढ़ा हुआ, तो कहते हैं ना, उसको शेप दिया गया. तो येट दे रॉट एन इनक्रेडिबल चेंज इन नेशनल आउटलुक, यानी कि राष्ट्रीय जो आउटलुक है, कह सकते हैं आपकी जो दृष्टिकोण है ना, तो उसको एक ढांचा प्रदान करने के लिए सबसे बड़ा गवाह कौन है, विटनेस कौन है, 1857 का ओपन एंड आर्म स्ट्रगल फॉर सोवरेन पावर. तो सोवरेन पावर का मतलब होता है कि प्रभु सत्ता, है ना, हाईएस्ट पावर जो होती है कंट्री में. तो प्रभु सत्ता पावर अचीव करने के लिए 1857 में बहुत ही ओपन और आर्म्ड स्ट्रगल हुआ था. और 1885 में आपकी जो थी ना, हम्बल पेटिशनिंग हुई थी. हम्बल का मतलब तो आपको पता ही है कि विनम्र भाव से कोई बात को रखना.
तो हम्बल पिटिशनिंग का मतलब कहा जा रहा है विनीत आवेदन। तो दोनों में डिफरेंस है और दोनों में राष्ट्रवाद के कुछ अलग ही मायने निकल कर आएंगे, वो देखते हैं। फ्रॉम अ स्ट्रगल फॉर सोवरेन पावर टू प्रेयर फॉर अ रॉयल कमीशन मार्क्स अ ग्रेट चेंज। कहा जा रहा है कि जैसे कि प्रभु सत्ता पाने के लिए, सोवरेन पावर मतलब मैंने बता ही दिया, तो प्रभु सत्ता पाने के लिए जो संघर्ष से, है ना, रॉयल कमीशन के लिए प्रार्थना करना भारी परिवर्तन का संकेत देता है। रॉयल कमीशन जो था, हायर अथॉरिटी था, उससे लोगों ने गुहार की ताकि बहुत बड़ा चेंज आए और प्रभु सत्ता हमें देश को मिल जाए। येट द लेटर हैज़ बीन कॉल्ड द बिगिनिंग ऑफ द फॉर्मुलेशन ऑफ इंडियाज डिमांड्स। बट धीरे धीरे क्या हुआ कि पिछली घटनाओं को भारतीय मांगों के, मतलब भारतीय मांगों का एक तरीके से ना स्टार्टिंग, बिगिनिंग माना जाता है कि ये देखो जैसे जैसे ये सब चीज़ें शुरू होती गई, ये सब एक्ट आए, लोगों ने बहुत सारे मुहिम उठाई, है ना, स्ट्रगल किया, तो इन सब को कहा जाता है कि भारत का जो मांग था उसका स्टार्टिंग यहीं से हुआ था, इन सबों से। ठीक है, चलिए। इफ however both 1857 and 1885 represented national movement, it is obvious that nationalism means different things at different time। तो कहा जा रहा है यदि 1857 और 1885 दोनों ही राष्ट्रीय आंदोलन के कह लीजिए द्योतक थे, है ना, तो यह बात स्पष्ट है क्या कि राष्ट्रीयवाद का अर्थ अलग अलग समय पे अलग अलग होता है ना। द डिफरेंस लाइज नॉट ओनली इन इट्स ऑब्जेक्टिव बट ऑल्सो इन इट्स ह्यूमन कंटेंट। तो ये भी बोला जा रहा है कि यह अंतर जो है ना, केवल उनके उद्देश्य में नहीं होता है, मतलब उनके मेंटलिटी, उनके ऑब्जेक्टिव्स में नहीं होता है, बल्कि उनमें भाग लेने वाले मनुष्यों पे भी होता है। क्योंकि आपको ही पता है कि आपकी टीम कैसी है, आपके जो साथ लोग चल रहे हैं वो कैसे हैं, उनकी माइंडसेट के बिहाफ पे ही तो डिपेंड करता है ना कि आउटकम क्या आने वाला है, रिजल्ट क्या आने वाला है। तो वो यही बोल रहा है कि हर बार जो राष्ट्रवाद का मतलब चेंज हो रहा था तो वो डिपेंड करता है कि उसमें लोग कौन कौन से शामिल थे। शायद आप समझ पा रहे होंगे। आगे चलते हैं। इन 1857 फ्यूडल चीफ्स एंड देयर सोल्जर्स वर द नेशनलिस्ट। मतलब 1857 में जो जागीरदार प्रथा के लोग थे, फ्यूडल मतलब जागीरदार, है ना, तो जागीरदारी वाले जो चीफ थे और उनके जो सोल्जर्स थे वो उस समय मतलब मुहिम में शामिल थे 1857 में, वही नेशनलिस्ट थे, है ना, मतलब सैनिक राष्ट्रवादी कह लीजिए। और 1885 में 72 जेंटलमैन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द मिडिल क्लासेस इंक्लूडिंग कैडरे ऑफ रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट्स। तो कहा जा रहा है कि वही ह्यूमन कंटेंट की बात की जा रही है। 1857 में कुछ नेशनलिस्ट लोग थे और फ्यूडल चीफ्स थे, जमींदारी वाले लोग थे। 1885 में जो लोग शामिल हुए थे मुहिम में वो तो 72 जेंटलमैन्स थे। 72 कह ले आपकी बहुत ही सामंत लोग थे और उनके सैनिक राष्ट्रवादी थे, मिडिल क्लास से आए हुए जो लोग थे, है ना, सेवानिवृत्त कुछ रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट्स भी थे। उन लोगों ने मिलकर ये मुहिम चढ़ी थी 1885 वाली। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं और क्या। फिफ्थ पैराग्राफ है कि दिस फैक्ट्स थ्रो अ फ्लोड ऑफ लाइट ऑन द प्रॉब्लम ऑफ नेशनलिज्म एंड नेशनल यूनिटी। ये जो फैक्ट्स हैं, है ना, ये जो तथ्य हैं राष्ट्रीयवाद व राष्ट्रीय एकता पर भारी प्रकाश डालते हैं। ठीक है, नाइदर द फ्यूडल चीफ्स हु फॉट इन 1857, है ना, नाइदर द फ्यूडल चीफ्स हु फॉट इन 1857 नॉर द बाबूज हु फाउंडेड द कांग्रेस इन 1885 comprise the whole nation and stood for all the classes and group within it। तो ये बोला जा रहा है ना कि ना तो वो सामंत जो 1857 में लड़े थे और ना ही वे बाबू लोग जिन्होंने 1885 में कांग्रेस की स्थापना की थी समूचे राष्ट्र थे, ऐसा नहीं है ना। होल नेशन ये नहीं थे, एंड स्टूड फॉर ऑल द क्लासेस एंड ग्रुप विद इन इट, है ना। और न ही उनके अंतर्गत जो वर्ग में समुदाय थे वो उनका प्रतिनिधित्व नहीं करते थे, उनका लीड नहीं कर रहा था, है ना। It would have been comic for the peasants in 1885 to have united with the Babus in demanding seats in the council and more jobs for the English educated. Perhaps it is not quite obvious even now that it is only slightly less comic today to expect the peasant to unite again with the Babus in fighting for an undefined Swaraj and a mysterious thing called the motherland। तो देखिए यहाँ पे क्या बताना चाह रहा है कि यह सोचना बहुत ही कॉमिक होगा। कॉमिक मतलब हास्यप्रद, हंसने लायक बात होगी
कि 1885 में, है ना, 1885 में जो खेतिहर कृषक लोग जो थे, है ना, खेतिहर कृषक यानी कि किसान लोग, वो बाबुओं के साथ परिषद में स्थान और अंग्रेजी पढ़े लोगों के लिए नौकरियों की मांग करने के लिए सम्मिलित होते। मतलब ऐसा सोचा जा रहा है, क्योंकि ये बताना चाह रहा है, लेखक बताना चाह रहे हैं कि लोगों की जो यूनिटी है, लोगों की जो टीम बनी थी उस टाइम पे, वो कितना मायने रखता है। तो वो यही एग्जांपल देना चाहते हैं कि मान लीजिए पीजेंट्स लोग, जो किसान लोग थे, पीजेंट मतलब किसान, और बाबू जो लोग थे, बड़े तबके के लोग, वो एक साथ मिलकर अगर वो 1885 वाला जो मुहिम था उसको आगे लेकर आते कि भाई हमें पढ़ाई के लिए, इंग्लिश पढ़ाई के लिए हमें आगे जाना है और पढ़े लिखे लोगों के लिए नौकरियों की मांग कर रहे हैं हम, तो वो थोड़ा कॉमिक होता। परहैप्स इट इज़ नॉट क्वाइट ऑब्वियस इवन नाउ, और संभवतः आज भी ऐसा नहीं हो सकता है कि ये दोनों लोग मिलकर अपना स्वराज और मातृभूमि के नाम पे कुछ रहस्यमय वस्तु के लिए लड़ने के लिए आगे आएंगे। ऐसा अभी भी नहीं हो सकता है ना। चलिए आगे देखते हैं और क्या है। Thus, we see that a nation does not in reality means the whole nation, nor does nationalism comprises the interest of all the classes and group within it. तो एक तरीके से ये देखा जा रहा है कि जो नेशन है, जो राष्ट्र है ना, does not in reality mean the whole nation. एक तरीके से मतलब जेपीजी के मायने में क्या है कि जो नेशन है एक तरीके से रियलिटी में, वास्तविकता में पूरे राष्ट्र के बारे में बात नहीं कर रहा, पूरे लोगों के बारे में बात नहीं कर रहा, क्योंकि सबकी मेंटलिटी अलग है। नॉर डज नेशनलिज्म कंप्राइज द इंटरेस्ट ऑफ ऑल द क्लासेस एंड ग्रुप विद इट, और ना ही जो नेशनलिज्म है, राष्ट्रवाद है ना, वो हर एक क्लास के, हर एक ग्रुप के जो लोग हैं उनके इंटरेस्ट को रिलेट कर रहा, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एट डिफरेंट टाइम्स डिफरेंट क्लासेस कंस्टिट्यूट द नेशन एंड गिव एक्सप्रेशन टू नेशनलिज्म। मतलब इनका मायना ये था, है ना, इनका कहना ये था कि हर अलग अलग समय पे अलग अलग क्लास के लोग आए। जैसे आपने देख ही लिया, एक बार थोड़े मिडिल क्लास के लोग आए, पीजेंट्स लोग आए, सॉरी ये जो आपके मिडिल क्लास के लोग आए जो एजुकेटेड थे, 72% आए। एक बार आपने देखा एग्जांपल में जिसमें 1857 वाले लोग आए, है ना, कुछ फ्यूडल लोग थे, है ना, आपने देखा जागीरदारी वाले लोग थे, वो मिलकर कुछ अलग ही इशू क्रिएट कर रहे थे, मतलब अपनी प्रस्ताव को रख रहे थे। तो यही कहा जा रहा है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट क्लास के लोग जो थे वो कॉन्स्टिट्यूट करके नेशन को एक अलग अर्थ प्रदान करते हैं कि हाँ भाई, इस समय नेशनलिज्म को अलग मायने से देखा गया, राष्ट्रवाद के अलग मायने थे, अलग मीनिंग था। What class or group would play this role at a given time depends upon the circumstances of history and the structure of society. ये चीज़ पहले भी बताई गई थी कि किस तरीके के लोग, किस ग्रुप के लोग जो थे, किस तरीके की भूमिका अदा कर रहे हैं, वो डिपेंड करता है सर्कमस्टांसेस, परिस्थितियों पर डिपेंड करता है कि उस समय क्या परिस्थिति रही होगी हमारे इतिहास में, और किस टाइप की सोसाइटी रही होगी, स्ट्रक्चर कैसा होगा, उस पर बहुत डिपेंड करता है। इट मे ऑफन हैपन that the so-called national interest of the movement is actually against the real interest of the majority of the people. मतलब ऐसा अक्सर होता आ रहा है that जो नेशनल इंटरेस्ट है, लोगों का इंटरेस्ट जो है ना, उस समय का, जिस समय ये मुहिम छिड़ी जा रही है, वो अक्सर अगेंस्ट में होता है जो कि मेजॉरिटी ऑफ द लोग है ना। तो ऐसा अक्सर होते रहता है। When the cry of the nation in danger was raised in the general election of 1931 in Great Britain, the purpose in reality was to stampede the people into voting for the perpetuation of British capitalism, standing as it did for their exploitation and economic bondage. तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि 1931 के जो जनरल इलेक्शन हुआ था ब्रिटिश में, ग्रेट ब्रिटेन में, है ना, ग्रेट ब्रिटेन में जो इलेक्शन हुआ था जिसमें एक नारा दिया गया था, देश खतरे में है। इसका जो नारा लगाया गया था, इसका जो वास्तव में रियलिटी में जो स्टैम्पेड का मतलब होता है भगाना, है ना, ड्राइव, खदेड़ना एक तरीके से, और परपेट्यूशन का मतलब होता है ना, परपेट्यूशन का मतलब होता है चिरस्थायी, यानी कि इसको बहुत इटर्नल बनाना। तो मतलब कहा जा रहा है कि जो इलेक्शन में, ये जो वोटिंग के दौरान ये जो नारा लगाया गया था ना, देश खतरे में है, ऐसे करके लोगों को लगाया गया, तो लोग जो थे थोड़े जागरूक हुए कि देश खतरे में है तो हमें आगे आना चाहिए और इस वोटिंग में अपना बढ़ चढ़ का हिस्सा देना चाहिए। तो वास्तव में जो ये ब्रिटिश को लोगों की जो मेंटलिटी थी, वो तो ऑब्वियसली पहले तो यही था
कि लोगों का शोषण करना है, और उनका ये एक तरीके से कह लीजिए तो एक छाप छोड़ी थी उन लोगों ने कि हाँ वो बर्बादी करते हैं लोगों की, और साथ ही साथ इकोनॉमिक बॉन्डेज, बहुत सारा बंधन में बांधे रखे हैं लोगों को, है ना, पूंजीवाद में। तो ये नारा लगने से क्या हुआ, लोग उसके साथ आ गए और वोटिंग करने के लिए चले गए, और एक तरीके से फ़ायदा किसको हुआ, ब्रिटिश वालों को हुआ। तो ये कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल्स उन्होंने रखे हैं, है ना। टू टॉक देयर फोर ऑफ द नेशन एज समथिंग अनडिवाइडेड एंड होल इज़ टू बिकम विक्टिम टू क्लास प्रोपेगेंडा। तो यही माना जा रहा है कि इसलिए राष्ट्र को अभाजित करना, या फिर यूं कह लीजिए पूरा एक समूचा मानना, होल मानना, लोगों को एक साथ इकट्ठा समझना, है ना, कि वो अनडिवाइडेड नहीं है, होल है, तो ऐसा मानना ये एक तरीके से वर्गीय प्रचार का शिकार बनना है ना। इज़ टू बिकम विक्टिम टू क्लास प्रोपेगेंडा, मतलब एक सर्टिक क्लास का जो एजेंडा था, जो मायना था, उसका शिकार बन गए लोग, है ना। चलिए आगे देखते हैं। द इंडियन नेशन इज मेड अप ऑफ प्रिंसेस, इंडस्ट्रियलिस्ट, बैंकर्स, मर्चेंट्स, पीजेंट्स, लेबरर्स, एट्सेट्रा। नेशनलिज्म डज नॉट मीन द सेम थिंग टू ऑल दिस क्लासेस। कहा जा रहा है कि नेशनलिज्म इन सारे लोगों के लिए एक जैसा नहीं होता है। द फ्रीडम ऑफ वन ऑफ देम इज़ नॉट द सेम एज द फ्रीडम ऑफ द अदर। जाहिर सी बात है, जो आज़ादी एक किसी प्रिंस को है, किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को है, बैंकर को है, वो सारी वैसी ही आज़ादी हर एक लोगों को नहीं हो सकती, है ना। नॉर इज़ द मैनर इन विच दे ऑल नॉर इज़ द मैनर इन विच दे वुड फाइट फॉर फ्रीडम द सेम फॉर ऑल। मतलब ना, और ना ही, मतलब अभी तो बात की गई ना कि उनके फ्रीडम की तरीके जो थे वो सेम नहीं हो सकते हैं, और ना ही जिस तरीके से वो फ्रीडम के लिए लड़े हैं वो भी सेम नहीं है ना। चलिए, लेट अस टेक द प्रिंसेस। देयर फ्रीडम मीन्स कंप्लीटली सोवरेनिटी विच कैन बी वोन ओनली वन द बैटल फील्ड। मान लीजिए, अभी एग्जांपल ले लेते हैं प्रिंसेस, राजाओं की। तो उनकी जो आज़ादी है उनका मायना थोड़ा अलग है, क्योंकि वो बिल्कुल अपनी जीत को कैसे दर्ज करते थे, अपनी आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ना, है ना, बैटल फील्ड में जाना। बट विच ऑफ द प्रिंस, है ना, बट विच ऑफ द प्रिंसेस सिंस 1857 इज इन पोजिशन टू गो टू वॉर फॉर हिज सोवरेनिटी, यही पूछा जा रहा है। लेकिन असली मायने में अगर देखा जाए तो कौन सा ऐसा राजा है ना, कि उसने अपनी प्रभु सत्ता को प्राप्त करने के लिए युद्ध करने की परिस्थिति में है। ऐसा कब हुआ है 1857 के बाद, ऐसा कभी हुआ है क्या? इट इज़ क्लियर दैट द प्रिंसेस मस्ट परमानेंटली रिमेन वैसल ऑफ ब्रिटिश इम्पेरियलिज्म, है ना। यह स्पष्ट है कि राजा सदा के लिए ब्रिटिश साम्राज्यवाद का अधीन रहा है ना, रहेंगे। दिस नेचुरली रेंजेस देम अगेंस्ट द नेशनल मूवमेंट इन सो फार एज इट अपोजेस दैट इम्पेरियलिज्म। और इसी कारण से ये जो प्रिंसेस लोग थे वे राष्ट्रीय आंदोलन का इकट्ठा विरोध करेंगे, जहाँ तक यह साम्राज्यवाद का विरोध करता है ना। हियर इज़ द फर्स्ट ब्रीच इन नेशनल यूनिटी। ब्रीच मतलब दरार कह लीजिए। तो यहीं पे पहली दरार आती है हमारी राष्ट्रीय एकता में, क्योंकि देखिए एक गुट जो है अलग तरीके से हमारी आज़ादी को आज़ादी की माइंडसेट में दिमाग में रखता है कि हाँ इस तरीके से होगा तो हम आज़ाद हो जाएंगे, हम ब्रिटिश इम्पेरियलिज्म के अधीन रहेंगे, उनके अंडर में रहेंगे तो सही रहेंगे। तो ये थोड़ी अलग मेंटलिटी थी। अब बात करते हैं अगली पैराग्राफ में, जो कि है द लैंड लॉर्ड्स। अब जो लैंड लॉर्ड्स थे इंडिया के, एज इज़ वेल नोन, आर लार्जली द क्रिएशन ऑफ ब्रिटिश इम्पेरियलिज्म। ये भी जो हैं जमींदार लोग, साम्राज्य जो इनका था वो अंग्रेजी सरकार का ही था। The bigger landlords have always solidly stood with imperialism and have been its strongest props in the countryside. ये भी कहा जाता है, प्रॉप्स मतलब सहारा कह लीजिए। तो जो बिगर लैंडलॉर्ड्स थे वो हमेशा से, है ना, इम्पेरियलिज्म के साथ खड़े हैं, साम्राज्यवाद के साथ खड़े हैं, ब्रिटिश के साथ। और ये जो थे ना, गांवों में, ग्रामीण क्षेत्रों में जो इम्पेरियलिज्म था, ब्रिटिश इम्पेरियलिज्म, उसके बहुत ही मजबूत पिलर थे एक तरीके से कह लीजिए। Nationalism has no meaning to these people except jobs in the higher services, and if any political power is to be given to Indians on accounts of nationalist forces gathering strength, then the balance of such power, है ना। तो ये क्या कहना चाह रहा है कि ये जो लोग थे ना, जो आप कह सकते हैं जमींदार लोग, इन लोगों के लिए जो भाई राष्ट्रवाद था उसका कोई अर्थ नहीं, सिवाय इसके कि यदि राष्ट्रीय शक्तियाँ मजबूत होती हैं और भारतीयों को राजनीतिक शक्ति मिलती है तो वे इस शक्ति का निष्प्रभाव कर देंगे। कहने का मतलब है
कि जो भी शक्ति मिलेगी वो उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, है ना. दे themselves are not interested in opposing or even agitating against imperialism. Their entry into politics is merely to ensure that their interests do not suffer on account of any power being transferred to Indian hands. या कहा जा रहा है यहाँ पे राजनीति में वो क्यों प्रवेश करते हैं, तो उनका यह प्रवेश यह सुनिश्चित करने के लिए होगा, किसका, लैंडलॉर्ड्स का, कि भारतीयों के हाथों में शक्ति जो स्थानांतरण की जा रहा है यानी कि ट्रांसफ़र किया जा रहा है वो उनके हित को कोई क्षति नहीं पहुंचाए, मतलब उनको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, उनको दिक्कत ना हो इसलिए वो भले ही अपने देश के साथ गद्दारी कर लेंगे चलेगा. तो ये से लैंडलॉर्ड्स से हमारे, है ना. अब आगे आता है कि नो वन विद द लीस्ट पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग और एक्सपीरियंस कैन टॉक ऑफ यूनिटी विद द लैंडलॉर्ड्स. मतलब कोई भी इंसान, है ना, उनके साथ ऐसी बातें नहीं कर सकता था कि यूनिटी, एकता को लेकर, क्योंकि उनको समझ ही नहीं आएगी, क्योंकि उनको तो अपना इंटरेस्ट देखना है. हियर इज़ द सेकेंड ब्रीच इन द नेशनल. और इसी तरीके से ये दूसरी दरार मानी जाती है हमारी नेशनल यूनिटी को लेकर. आगे देखते हैं. लेट अस टेक द इंडस्ट्रियल नेक्स्ट. अब इंडस्ट्रियलिस्ट के बारे में बात कर लेते हैं. नेशनलिज्म टू देम मीन्स कंप्लीट फ्रीडम टू एक्सप्लॉइट द कंट्रीज रिसोर्सेज एंड टू बिल्ड अप देयर फॉर्चून्स, और एज इट इफ यू euphemistically put, to develop the country. यूफेमिस्टिकली का मतलब होता है नरमी से बात कहना. तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, उद्योगपतियों की जब बात आती है तो उनके लिए राष्ट्रवाद का अर्थ ही कुछ अलग है. वो क्या जानना चाहते हैं, एक्सप्लॉइट यानी बर्बाद करना. जो देश के संसाधन है ना, मानव संसाधन है, माल के संसाधन है, उनको अपने स्वार्थ के लिए उसका लाभ उठाना, उसको बर्बाद करना, अपना स्वार्थ पूरा करना, अपनी पूंजी बढ़ाना. यूफेमिस्टिकली पुट यानी कि बड़े प्यार से बात करके सब चीज़ों को अपना कर लेना, ये है उनके मायने में नेशनलिज्म, है ना. टू डू दिस दे रिक्वायर अ ग्रेट डील ऑफ कंट्रोल ओवर द स्टेट, लीडिंग अल्टीमेटली टू कंप्लीट कंट्रोल एट वंस. बट सिंस दैट इज टू रिस्की टू सिक्योर, दे वुड बी सेटिस्फाइड विद ग्रेजुअल कंसेशन ऑफ सच कंट्रोल विथ रिफॉर्म्स. तो ऐसा करने के लिए उनको सरकार पर भारी नियंत्रण की आवश्यकता है ना, जिससे कि पूरी तरीके से उन्हें नियंत्रण प्राप्त हो जाए. लेकिन उसमें जोखिम बहुत है, इसलिए वो नियंत्रण के लिए धीरे धीरे सुधार के लिए जो भी कंसेशन उन्हें मिल रहे हैं उससे वो खुश हैं. तो देखिए अलग अलग टाइप की दरारें आ रही हैं, किस टाइप के लिए, कि नेशनलिज्म के हर मायने अलग हैं, कि नहीं भाई मुझे इस तरीके से अच्छा लग रहा है, मुझे इस तरीके से लग रहा है. चलिए आगे देखते हैं और क्या है. The Indian industrial class has grown up under the aegis of imperialism and is completely at its mercy economically and politically. जो भारतीय उद्योगपति वर्ग का साम्राज्य है, तो ये साम्राज्य के संरक्षण में बढ़ा और आर्थिक व राजनीतिक संदर्भ से उस पर पूर्णतः आश्रित है. मतलब पूरी तरीके से इम्पेरियलिज्म पे कम्प्लीटली डिपेंडेंट है ना. इट हैज़ नो अदर फॉरेन सपोर्ट एज द आयरिश बॉर्जोजी, है ना, बॉर्जोजी हैड इन द यूएसए. और ये भी कहा जा रहा है कि इनके लिए कोई अन्य सहारा नहीं है, जैसे कि आयरलैंड के जो मध्य वर्ग अमेरिका में था, ऐसा इनको नहीं है. In India itself, its growth has not resulted in such benefits to the people, nor has it so made its influence felt on the economic or cultural life of the country. भारत में भी अगर बात करें तो ऐसा कुछ नहीं है, परिणाम स्वरूप लोगों को ऐसा लाभ नहीं हुआ है ना, और ना ही देश की जो आर्थिक या सांस्कृतिक जीवन है उस पर कोई प्रभाव अनुभव हुआ है, अभी तक ऐसा नहीं हुआ है. ठीक है, अब आगे देखते हैं कि as to arouse and gather enthusiasm and support for itself. The result is the inability of this class to oppose imperialism. और इसी वजह से क्या हुआ है ना, इसका जो रिजल्ट हुआ है वह यह है कि द रिजल्ट इज़ द इनएबिलिटी ऑफ दिस क्लास टू अपोज इम्पेरियलिज्म. और इसी वजह से ये इनेबल हो चुके हैं कि ये इम्पेरियलिज्म को अपोज कर पाए. एट बेस्ट इट कैन पुट प्रेशर ऑन इट, बट इवन दिस प्रेशर इट इज़ अनेबल टू एक्सर्ट एज अ क्लास. The only manner in which it can bring pressure to be exerted on imperialism is by inducing, है ना, and surreptitiously. इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे surreptitiously. ठीक है, surreptitiously. ओके, तो इसका मतलब होता है लुका छुपा कर. ठीक है, surreptitiously का मतलब होता है लुका छुपा कर. तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि हेल्पिंग अदर्स विथ लेसर स्टेक्स टू डू सो. मतलब
एक तरीके से यहाँ पे इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट के बारे में बात की जा रही थी, ठीक है। और यह बताया जा रहा है कि वो जो है ना अब इनेबल हो चुके हैं, अक्षम हो चुके हैं इम्पेरियलिज्म का, है ना, विरोध करने के। उसको इम्पेरियलिज्म को वो अगेंस्ट में नहीं जा सकते हैं, ठीक है। अब बात ये हो रही है कि अधिक से अधिक ये क्या कर सकते हैं, थोड़ा दबाव डाल सकते हैं। लेकिन बात ये है ना, कि ये दबाव तो डाल सकते हैं लेकिन पूरे होल क्लास का दबाव नहीं हो सकता है। होल क्लास तो एक जैसे माइंडसेट के नहीं है ना। तो केवल एक ही ढंग से ये साम्राज्यवाद पर दबाव डाल सकते हैं, और वह यह है कि लोगों को थोड़ा लालच दिया जाए, है ना। बट इवन देखो लिखा है, द ओनली मैनर इन विच इट कैन ब्रिंग प्रेशर टू बी एक्सर्टेड ऑन इज बाई इंड्यूसिंग एंड सरपेसिसली हेल्पिंग अदर क्लासेस। लुक छुप कर मतलब लोगों को थोड़ा प्रलोभन दिया जाए, है ना, और साथ ही साथ उनकी थोड़ी सहायता की जाए। दिस हेल्प टू इट विल विदड्रॉ इफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्रेशर इज एनी अदर दैन वॉट इज द डिमांडेड बाय द इंटरेस्ट ऑफ देयर क्लास। और वह सहायता भी वह खींच लेगा यदि दबाव का उद्देश्य उस वर्ग के हितों की पूर्ति के अतिरिक्त कुछ और होगा। मतलब कहने का मतलब है कि जो लोग हेल्प करने भी आ रहे हैं ना, अगर उनको थोड़ा और बोलोगे ना कि हमें और कुछ डिमांड है, तो वो कहेंगे नहीं भाई चलो हम आपसे किनारा करते हैं, हम आपके साथ नहीं हैं। तो कुल मिला के वो इम्पेरियलिज्म के अगेंस्ट नहीं जा सकते। इंडिया में भी यही स्थिति बनी हुई है। Thus, we see first the Indian industrialists are unable themselves to oppose imperialism। इसलिए हमने देखा कि पहली बात तो ये है कि इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट भी जो हैं वो इम्पेरियलिज्म को अपोज नहीं कर सकते हैं। सेकेंडली ये बात है कि दैट दे वुड बी सेटिस्फाइड विद फैसिलिटीज़ फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। दूसरी बात ये है कि वो जो भी उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही है उनके इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेकर, उससे वो सेटिस्फाइड है। एंड थर्डली दे वुड सपोर्ट नेशनलिज्म ओनली व्हेन इट एम्स एट प्लेसिंग देम इन द सीट ऑफ पावर। और तीसरी बात यह है कि वो राष्ट्रवाद का समर्थन तभी करेंगे जब उनका उद्देश्य उनको शक्ति के आसन पर बैठाना होगा। कहने का मतलब है जब उनको दिया जाए कि हाँ भाई आप इंडस्ट्रियलिस्ट हो, आप बड़े उच्च तबके के लोग हो, तो आपको इतनी अथॉरिटी दी जाती है, आपको इतना पावर दिया जाता है, तभी वो मानने के लिए तैयार होंगे और उनके लिए सहूलियत होगी। हियर इज़ द थर्ड ब्रीच इन नेशनल यूनिटी। अब देखो ये भी तो तीसरा हमारा दरार है, क्योंकि इंडस्ट्रियलिस्ट लोग भी वैसे ही निकले, है ना। तो कुल मिला के लोगों को यूनिटी कहाँ रही, लोगों के साथ यूनिटी नहीं रही ना इंडिया में भी। तो अब आगे आते हैं क्या है, लेट अस टेक द पीजेंट्स नाउ। अब चलो देश के अपने किसान भाइयों के बारे में बात करते हैं। इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ पीजेंट। जाहिर सी बात है भारत जो है किसानों का देश है। इफ़ इंडियन नेशनलिज्म हैज़ एनी मीनिंग इट शुड मीन द फ्रीडम ऑफ द पीजेंट्स। अगर देश की अगर कोई असली राष्ट्रवाद के बारे में अर्थ निकालना चाहे ना, तो असली बात यही है कि इट शुड मीन द फ्रीडम ऑफ पीजेंट्स, यानी कि ये किसानों की आज़ादी होनी चाहिए थी। व्हाट इज़ दैट फ्रीडम? तो यह कैसी आज़ादी है, स्वतंत्रता क्या है, एक तरीके से पूछा जा रहा है। अबव ऑल इट इज़ फ्रीडम फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन irrespective ऑफ वेदर दैट एक्सप्लॉयटेशन इज कैरिड ऑन बाई ए ब्राउन और ए वाइट स्किन। तो इसका मतलब मायना बताया जा रहा है। सबसे पहले ये बात है कि शोषण जो है ना, जो एक्सप्लॉयटेशन है ना, जो शोषण है मतलब आपकी जो आज़ादी होनी चाहिए वो शोषण से मुक्त होनी चाहिए, ठीक है, यही कहा जा रहा है। और ये भी बात बोली जा रही है चाहे वह शोषण गोरी चमड़ी का हो या फिर काली चमड़ी का हो, ये शोषण नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आज़ादी का मतलब यही है। इट इज़ फर्दर द अपॉर्चुनिटी टू सेव द nation's economic and political policies in accordance with their own interest. In short, it is a peasant राज। और इसके आगे ये भी बोला जा रहा है कि ये जो आपका आज़ादी है ना, यह राष्ट्र की आर्थिक व राजनीतिक नीतियों को अपने हितों के अनुसार बनने के अवसर प्राप्त करने के जैसे है। यानी कि यहाँ पे ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं होना चाहिए, कुछ आपके जो राष्ट्रवाद का कोई भी चीज़ है ना, या फिर आप कह लीजिए राजनीतिक नीति या पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं, वो आपके हितों के अनुसार होने चाहिए। और इस तरीके से हम इन शॉर्ट ये भी कह सकते हैं इट इज़ अ पीजेंट राज, यानी किसान राज होगा तब तो ये कहा जाए। चलिए आगे देखते हैं। एज फॉर द मेथड ऑफ स्ट्रगल पीजेंट्स हैव ऑलवेज नोन ओनली वन मेथड, डायरेक्शन एक्शन। तो जहाँ तक संघर्ष करने का ढंग का प्रश्न है ना, किसानों को एक ही ढंग आता है, सीधी कार्रवाई करो भाई, है ना। सच एक्शन हाउएवर इज एज डेंजरस फॉर द फॉरेन ऑपरेशर एज फॉर द नेटिव। तो लेकिन ये भी बात है कि इस तरीके का एक्शन लेना, है ना, हित में नहीं है कि किसान अपने आर्थिक व
इट इज़ नेसेसरी देयर फॉर दैट इन द इंटरेस्ट ऑफ द लेटर सच एक्शन हाउएवर इज डेंजरस फॉर द फॉरेन ऑपरेशन एज फॉर द नेटिव। मतलब इस प्रकार की जो कार्रवाई होती है वो विदेशी शोषणकर्ता हो, है ना, ऑपरेशर जो होते हैं, और मूल निवासी दोनों के लिए खतरनाक होती है, क्योंकि एक्शन लेने में तो दिक्कत है ही। अब कहा जा रहा है कि इट इज़ नेसेसरी देयर फॉर दैट इन द इंटरेस्ट ऑफ द लेटर द पीजेंट्स डू नॉट बिकम कॉन्शियस ऑफ देयर इकोनॉमी एंड पॉलिटिकल डेस्टिनी। इन other words, national unity breaks up as soon as the peasantry becomes conscious. Here is another breach in unity. अब यहाँ कहा जा रहा है कि जब विदेशी शोषणकर्ताओं के बारे में अब जब आदमी सोच रहा है ना, दोनों के लिए खतरनाक है, तो इसलिए जो मूल निवासी हैं, है ना, कि मूल निवासियों के हित में, है ना, नहीं है किसान अपने आर्थिक और राजनीतिक भाग्य से अवगत हो। दूसरे शब्दों में ये कहा जा सकता है, इन अदर वर्ड, कि जो राष्ट्रीय एकता है उसी समय भंग हो जाएगी जब किसान सचेत हो जाएंगे, अलर्ट हो जाएंगे, कॉन्शियस हो जाएंगे। हियर इज अनदर ब्रीच इन यूनिटी। अब फिर से अलग एक मतलब दरार आ गई है। आगे देखते हैं और क्या है। लाइकवाइज विद द वर्कर्स फ्रीडम मीन्स फ्रीडम फ्रॉम वेज स्लेवरी बाई सोशल ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। अब वही बोल रहा है, धीरे धीरे समझा रहा है कि जो वर्कर्स हैं उनको लेकर अगर बात की जाए तो उनके लिए फ्रीडम के क्या मायने हैं। तो उनको भाई जो ये वेज स्लेवरी है, कहते हैं ना, वेज मतलब तनख्वाह, है ना, तो जो मासिक वेतन मिलता है, वेतन की जो दास्ता बोलते हैं, उससे आज़ादी प्राप्त करना होगा। उनके लिए आज़ादी यही होगी, है ना। लाइक द पीजेंट्स द वर्कर्स वेपन टू इज टू डायरेक्ट ऑप्शन। जैसे किसान भाई लोग थे जो कि डायरेक्ट एक्शन लेते हैं, वैसे ये भी होते हैं। एंड दे टू मस्ट नॉट बिकम क्लास कॉन्शियस सो दैट नेशनल यूनिटी में बी मेंटेन। और ये लोग भी जो है ना, किसानों की तरह ये लोग भी सीधी कार्रवाई तो कर देते हैं, और साथ ही साथ वो क्लास के बारे में नहीं सोचते हैं, है ना, ताकि राष्ट्रीय एकता को बनाए रखा जा सके, ऐसा कुछ नहीं सोचते। वर्क की a class conscious working class means the breakup of national unity. Here is a further breach. फिर बोला जा रहा है कि जो ये मजदूर तबके के लोग थे, ये वर्ग की भावना से सचेत मजदूर वर्ग का अर्थ राष्ट्रीय एकता का भंग होना है ना। ए क्लास conscious working class means the breakup of national unity. अब ये लोग अवेयर नहीं रहते हैं, तो फिर से यहाँ पे ब्रीच आ जा रहा है। ठीक है, आगे देखिए। The above analysis has shown that there is no such thing as national unity which the socialists are trying to destroy. तो ये सारे हमने ऊपर के जो एग्जाम्पल्स पढ़े ना, ये दर्शा दिया गया है कि राष्ट्रीय एकता जो है, ऐसी इसकी कोई राष्ट्रीय एकता जैसी कोई चीज़ ही नहीं है यहाँ पे, जिसका समाजवादी विध्वंस करने का प्रयास कर रहे हैं। नेशनलिज्म डज नॉट मीन द सेम थिंग्स टू ऑल द क्लासेस विद इन द नेशन। जो नेशनलिज्म है ना, डज नॉट मीन द सेम थिंग टू ऑल द क्लासेस विद इन, मतलब राष्ट्र में, हमारे देश में हर क्लास के लोग रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये नेशनलिज्म जो राष्ट्रवाद है वो सारे क्लासेस के लिए एक जैसा नहीं हो सकता है। इट इज़ नॉट टू बी सिंपली एक्सप्रेस एज द ओवर थ्रो ऑफ द फॉरेन इनक्यूब्स, है ना। और ये साधारण तौर पे अगर हम माने तो विदेशी मुसीबतों से छुटकारा पाना होगा। सम क्लासेज इन देयर वेरी नेचर आर फॉर द इनक्यूबस। इनक्यूबस का मतलब होता है दुस्वप्न, मतलब समथिंग बैड, कोई अच्छा चीज़ ना हो, है ना, उसको इनक्यूबस बोलते हैं। सम क्लासेज इन देयर वेरी नेचर आर फॉर दैट इनक्यूबस, मतलब इस तरीके की बुरी परिस्थितियों के अगेंस्ट ही होंगे। ऑफ दोज दैट आर अगेंस्ट सम आर इनकेपेबल ऑफ अपोजिंग इट एंड दोज दैट आर इन अ पोजिशन टू डू सो हैविंग फंडामेंटल इंटरेस्ट डायरेक्टली अपोज टू दोज ऑफ द फर्स्ट। अब समझिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। पहले तो ये बोला गया ना कि भाई देखो, राष्ट्र में अलग अलग क्लास के लोग रहते हैं, उनके लिए मायने अलग है नेशनलिज्म को लेकर। अब कहा जा रहा है कि सम क्लासेस इन द वेरी नेचर आर फॉर दैट इनक्यूबस। में कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ क्लास के लोग ऐसे होते हैं जिनका मेंटलिटी होता है वो किसके समर्थन में रहते हैं, वो बुरे कामों के, कुछ बुरे काम हैं उन इनक्यूबस के बारे में अभी बताया मैंने वर्ड मीनिंग। और वो जो उसके साथ में है उसके अगेंस्ट में कुछ और लोग खड़े हो जाते हैं। ऑफ दोज दैट आर अगेंस्ट सम आर इनकेपेबल ऑफ अपोजिंग इट। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपोज भी नहीं कर पाते उनको, है ना। एंड दोज दैट आर इन अ पोजिशन टू डू सो, और जो लोग अपोज करने के कंडीशन में होते भी हैं, हैव फंडामेंटल इंटरेस्ट डायरेक्टली अपोज टू दोज ऑफ द फर्स्ट। और वो अपोज करने आते हैं तो पहले वाला जो रूल था, है ना, बुरे कर्मों वाला, उनके साथ में हो जाते हैं, उसके अपोज कर नहीं सकते। तो बस यही बताया जा रहा है यहाँ पर कि नेशनलिज्म जो है हर एक क्लास के लिए सेम नहीं है। हर एक क्लास के लोग जो हैं एक तरीके से सपोर्ट एक ही मायने में नहीं कर सकते हैं, एक ही मेंटलिटी से नहीं जी पा रहे हैं आजकल। ठीक है, आगे है
The analysis shows further that the national unity means in reality that the lower classes, the masses, should fight imperialism not to secure their own freedom from exploitation, but to enthrone the bourgeoisie and the landed magnates who themselves do not participate in that fight in the place of the imperial power. This unity can be maintained only at the cost of the mass consciousness. मैंने ये पैराग्राफ को क्यों पढ़ा, क्योंकि ये ऑलरेडी पैराग्राफ दिया हुआ है जब हम जेपी नारायण के बारे में पढ़ रहे थे। तो इसमें बस कुल मिला के यही बताया जा रहा है, लास्ट पैराग्राफ जो है ये बता रहा है कि ये जो विश्लेषण था ये स्पष्ट करता है कि जो राष्ट्रीय एकता का अर्थ वास्तव में यह है कि निम्न वर्ग जनसाधारण लोग साम्राज्यवाद के विरुद्ध युद्ध स्वयं का शोषण से छुटकारा पाने के लिए न लड़े, बल्कि मध्य वर्ग और शक्तिशाली जमींदारों को साम्राज्यवादी शक्तियों के स्थान पर गद्दी पर बिठाने के लिए लड़े, है ना। वैसे लोगों के लिए जो स्वयं तो युद्ध में भाग नहीं लेते हैं और दूसरों को कुछ और ही बोलते हैं। तो एक तरीके से दिस यूनिटी कैन बी मेंटेन ओनली एट द कॉस्ट ऑफ मास कॉन्शियसनेस। ये तभी हो सकती है, ये एकता तभी आ सकती है जब सारे लोगों की अवेयरनेस आए, सब लोग समझ पाए कि नहीं भाई हमें नेशनलिज्म को क्या मायना रखना है, सब लोग एक साथ समझ पाएँ, तभी जाके ये चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। तो आई होप इस तरीके से मैंने आप इस चैप्टर को अच्छे से समझाया होगा। फिर भी कोई क्वेरी रहती है प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में पूछें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।